जय श्री कृष्ण। राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी समय के बाद जेक बोर्ड द्वारा क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि 13 अप्रैल से आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इसमें सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी ABCD करके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक में टिक करना होगा आपको। ठीक है, तो पहला हम लोग कौन साइंस का मॉडल शॉर्ट पेपर को आज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका साइंस का। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, यानी कब शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 1990, बी में है 1972 से 1973, सी में 2007 से 2008 और डी में बोल रहा है शुरू नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, तो बता दें कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये जंगलों में बाघों की संख्या को लुप्त होने से बचाने के लिए 1972 से 73 के दौरान यह कार्य परियोजना जो है शुरू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1972 से 73 के दौरान यह कार्य शुरू किया गया था। और किस लिए किया गया था? ताकि बाघों की संख्या को सुरक्षित रखा जाए जंगलों में। और कहाँ से शुरू किया गया था अगर बोलिएगा तो ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से यह कार्य परियोजना जो है चालू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 1972 से 1973। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका हमारे सजीव जीवों की मूलभूत इकाई है, यानी कोशिकाओं से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, देखिए रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी में है रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन सी में है एडवर्ड जेनर। ठीक है, और ऑप्शन डी में है रोलांड रोस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो को देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, मुलायम धातु को ही क्षारीय धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है चांदी, बी में पारा, सी में सोडियम, डी में सोना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सोडियम। ठीक है, इसे ही चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को या लिथियम को या पोटेशियम को। तो यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, विद्युत लेपन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है। ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में है क्रोमियम। ठीक है, दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए, ऑप्शन बी में क्या है? क्रोमियम। ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम है। ठीक है, यानी विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका क्रोमियम आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम भी एक ऐसी धातु है जो वस्तु की चमक को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? संचरणीय रोग का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जो वाली रोग, उसे ही हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारक इसका क्या है बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में चींटी दिया है, डी में ड्रैगन मक्खी, सी में मकड़ी और डी में घेरुलू मक्खी है। तो घेरुलू मक्खी जो है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो घेरुलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 6 देखिए, है ना। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? यानी जो बच्चे देते हैं उसे हम लोग को क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। और जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए मनुष्य दिया है, बी में मुर्गी, सी में कौवा और डी में बतख दिया है। यानी मनुष्य जो है एक जरायुज जंतु है।
और बाकी की देखिए मुर्गी, कौवा और बतख जो है अंडा देती है, तो ये अंडप्रजग जंतु होगी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मनुष्य करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बाल बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों बिखर जाता है बाल। ऑप्शन नंबर ए में गुरुत्व बल, बी में है स्थिर वैद्युत बल, सी में घर्षण बल और डी में चुंबकीय बल। तो इसका आंसर जो होगा गुरुत्व बल के कारण ही बाल जो है शुष्क मौसम में बिखर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गुरुत्व बल होगा, गुरुत्व बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में लकड़ी है, ऑप्शन बी में केरोसिन, ऑप्शन सी में एलपीजी और ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ईंधन का सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन में होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन। ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी नर शिशु में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है XY, बी में XX, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें नर शिशु में कौन से गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, XY। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में करेंगे। ठीक है, वो रहा कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, ये देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए में रेटिना, बी में आइरिस, सी में कॉर्निया और डी में इनमें से कोई नहीं बोला है। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र में जो है वस्तु का फोटो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का मतलब फोटो कहाँ बनता है आँख पर। तो ऑप्शन नंबर ए में रेटिना जो है यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी फोटो बनने का काम जो है रेटिना में होता है। रेटिना को ही डिस्ट्रीपोटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे ही खरीफ फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोले गेहूँ, बी में चना, सी में आलू और डी में धान लिखा है। तो धान जो है एक खरीफ फसल है, इसे ही वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, ये आपको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है देखिए 8। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, घर्षण हमेशा क्या होता है। ठीक है, घर्षण हमेशा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है हानिकारक है, बी में लाभदायक है, सी में ना हानिकारक है और ना लाभदायक है और डी में बोला है कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होता है। कैसे, देखिए हम बताते हैं। घर्षण के कारण ही जो है हम सीधे खड़े रह सकते हैं या चल फिर सकते हैं, यह आपका क्या हो गया, लाभदायक हो गया। हानिकारक यही है कि अगर मान लीजिए घर्षण नहीं होगा तो हम लोग क्या होंगे, गिर जाएंगे, एक जगह पे हम लोग कौन खड़े रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हानिकारक और लाभदायक तो दोनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि कुछ मामले में हानिकारक भी हो सकता है और कुछ मामले में लाभदायक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए जिसमें उड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में पॉलिस्टर, बी में लाइलॉन, सी में कपास और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पैराशूट बनाने में आपको मालूम है लाइलॉन रेशों का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाइलॉन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बोले कि मानव के कानों के लिए श्रव्य पारस है। मानव के कानों के लिए श्रव्य पारस कितना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया है
20,000 हर्ट्ज से, मैंने 20 से 20,000 हैच और 20,000 हैच। ऑप्शन सी में 2,000 हैच और ऑप्शन डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको मालूम है श्रव्य ध्वनि का पारस 20 से 20,000 हैच होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, श्रव्य ध्वनि का पारस 20 हैच से 20,000 हैच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 20 से 20,000 हैच। क्वेश्चन नंबर 16, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर पैमाने, बी में कंप्यूटर, सी में भूकंप लेखी और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भूकंप की तरंगों को भूकंप लिपि से रिकॉर्ड किया जाता है, भूकंप लेखी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको सिस्मोग्राफी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, बी में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, सी में ओजोन की बढ़ती मात्रा, डी में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ज़्यादा हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में इसको करेक्ट मारिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ठीक है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संकटापन प्रजाति किसे कहते हैं? संकटापन प्रजाति जो जंगलों में रहते हैं उसे संकटापन प्रजाति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में घोड़ा, बी में गाय, सी में कुत्ता और डी में बाघ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा, बाघ। यही तो जंगल में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, बी में केंद्रक, सी में कोशिका भित्ति और डी में है जीव द्रव्य। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है? कोशिका झिल्ली तो होता है, केंद्रक भी होता है, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में होता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है ब्रोमीन, बी में क्लोरीन, सी में ऑक्सीजन और डी में नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में टेट्रासाइक्लिन लिखा है, ऑप्शन बी में स्पेक्ट्रोमाइसिन और ऑप्शन डी में एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी में है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का खोज सबसे पहले किया गया था। ठीक है, पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे लोग अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, देखिए पानी में हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? क्या बोल रहा है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आपको मालूम है ना, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। देखिए H2O होता है। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है, यानी 2 और 1 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है 2:1, 2:1, बी में है 1:2, सी में 2:2 और सी में 1:1, यानी होना चाहिए कितना? 2 और 1 होना चाहिए, क्योंकि H2O मतलब 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए में हाइड्रा, बी में पैरामीशियम, सी में अमीबा और डी में बैक्टीरिया। तो देखिए हाइड्रा तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, हाइड्रा में, यहाँ पर अमीबा हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है पूरा? ठीक है, घटता है या बढ़ता है, या इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, याद रखिएगा, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? ईंधन के ऊष्मीयमान का मान क्या होता है? केजी जूल होता है। क्या होता है? केजी जूल। ऑप्शन नंबर ए में केजी लिखा है, बी में लिखा है केजी
कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, देखिए बीच में थोड़ा सा कटा होना चाहिए, केजी जूल यानी किलोलीटर जूल होना चाहिए, ठीक है, प्रति किलोलीटर जूल होना चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए केजी, के और जे लिखा है, फिर बाई में केजी लिखा है, केजी जूल, ठीक है, केजी जूल कहाँ पर होना चाहिए, देखिए ऑप्शन में केजी जूल। डी में के जी लिखा हुआ, के और जे यानी के से के जी और जे से जूल होना चाहिए, ठीक है, के जी जूल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा के जी जूल में, ठीक है, ये के जी जूल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किशोर अवस्था की उम्र, किशोर अवस्था का उम्र कितना होता है? आपको मालूम है 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में दिया है, देखिए 11 से 19 वर्ष, किशोर अवस्था का उम्र क्या होता है? 11 से 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 26, बी में 28, सी में 24 और डी में 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो है, इतनी दूरी पर रख करके अगर पढ़ाई किया जाए तो सुविधाजनक माना जाता है। तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 का, फूलों और फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाता है? ठीक है, बड़े पैमाने पर फल फूलों को उत्पादन करना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है, हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में तो एपीकल्चर लिखा है, बी में हार्टिकल्चर जो आपका आंसर है, ठीक है, सी में सेरिकल्चर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्टिकल्चर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है, आपको मालूम भी होगा शायद, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन देने से आपको मालूम चल जाएगा प्रभात तारा या संध्या तारा किसको कहते हैं, ठीक है, प्रभात तारा या संध्या तारा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए बुध, बी में पृथ्वी, सी में बृहस्पति और डी में क्या है? शुक्र। तो शुक्र को ही प्रभात तारा या संध्या तारा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? क्या बोल रहे हैं हम? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयतकार ऑप्शन ए में है, बी में वर्गाकार, सी में नौकाकार और डी में है वृत्ताकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नौकाकार, जिसमें तरल घर्षण कम होता है, नौकाकार में, याद रखिएगा नौकाकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा अवघटित होता है क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 32 ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है तारत्व, बी में आयाम, सी में शोर और डी में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। किस कारक पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता? आयाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयाम, याद रखिएगा आयाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती है? ऑप्शन ए में है आकर्षण, बी में प्रतिकर्षण, सी में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही? इसमें हो जाएगा आपका आकर्षण, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच प्रतिक्रियाएं आकर्षण प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आकर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। कौन सी गैस उत्तरदायी है हरित गृह प्रभाव पर वैश्विक तापन के लिए? ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में मीथेन, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है दोनों विश्व तापन का प्रमुख कारण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वह क्या कहलाता है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जंगल के जीव जंतुओं की संख्या को रिकॉर्ड रखा जाता है,
उसे उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? आप लोग पढ़े होंगे, रेड डाटा पुस्तक। क्या कहते हैं उसे? रेड डाटा पुस्तक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है ब्लू डाटा पुस्तक, ऑप्शन बी में है ग्रीन डाटा पुस्तक, ऑप्शन सी में है येलो डाटा पुस्तक, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोल रहा है रेड डाटा पुस्तक। क्या है? रेड डाटा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेड डाटा पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, बी में है परमाणु ऊर्जा, सी में जल ऊर्जा और डी में कोयला दिया है। जीवाश्म ईंधन किससे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा तो नहीं होगी, परमाणु ऊर्जा भी नहीं होगा, जल ऊर्जा भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, जो पृथ्वी के निचले सतह से निकलते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर डी कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोगों का होगा 37 नंबर, ठीक है। 37 में क्या है देखिए, 37 में बोला है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये देखिए कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, या कोशिका भित्ति, या रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं, इसको याद रखिएगा, रिक्तिका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का रिक्तिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी में है लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है पारा। ठीक है, याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है। श्वेत फास्फोरस क्या हो जाएगा आपका? श्वेत फास्फोरस या रेड फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की है? ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में रॉबर्ट हुक और डी में लुई पास्चर। किण्वन की खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। क्या हो जाएगा इसमें? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। तो विलयन के रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। संकेत क्या करता है? वो क्या संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, बी में है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, सी में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और डी में विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? डोली था। याद है ना आपको? डोली। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? डॉली। इसे याद रखिएगा, डॉली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस एवं द्रव होती है, क्या बोल रहा है? ठोस एवं द्रव होती है या तरल क्या है बोल रहा है? तो तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों होता है बोल रहा है। ठोस एवं द्रव एवं गैस दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो ठोस एवं गैस दोनों होता है इसमें, ठोस और गैस दोनों होता है, ठोस और द्रव नहीं, ठोस और गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठोस और द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पूरा के विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी आग बुझाने के लिए कौन सा ऐसा मतलब वस्तु है या कोई सामान है जिससे आग बुझाया जा सकता है आसानी से? ऑप्शन नंबर ए पानी, बी में पेट्रोल, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में तेल। याद रखिएगा, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताए थे, कंठमणि या एडम एप्पल कहते हैं। गले में जो उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कंठमणि या फिर एडम एप्पल्स। तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, देखिए
एडम सेप्पल या कंठमणि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ठीक है, यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है अनाज, बी में फसल दिया हुआ है देखिए, और सी में कृषि और डी में खेती दिया है। तो एक ही स्थान पर बड़े मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, ठीक है, किस इकाई में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष की इकाई में मापा जाता है। यहाँ पर भी कहीं ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन ए में किलोमीटर, ऑप्शन बी में मीटर, ऑप्शन सी में प्रकाश मीटर और ऑप्शन डी में सौर वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई से खगोलीय पिंड की दूरी को मापा जाता है, और किलोमीटर में तो दूरी को मापा जाता है, किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होता है, क्या होता है, घर्षण चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन बी में बोला कम होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, रुखड़े सतह की अपेक्षा क्या हो जाएगा, अधिक होता है। घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अधिक होता है लिखिएगा, ठीक है, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। ऑप्शन नंबर ए में एक्रिलिस्टर पोलिएस्टर, ऑप्शन बी में सेलुलोस, ऑप्शन सी में एक्रिलिक और डी में लाइलॉन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेलुलोस, याद रखिएगा। प्राकृतिक बहुलक किसको कहते हैं, सेलुलोस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोस। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका ये क्वेश्चन है 50, ठीक है, हम बोले ना 50 क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट का क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, बोल रहे हैं कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सुरीली ध्वनि, बी में संगीत, सी में शोर और डी में सुखद कहते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, याद रखिए, प्रिय ध्वनि को संगीत और अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहेंगे। तो इस तरह से साइंस का मॉडल सेट पेपर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज करिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।